सार्थक रूप से बोला करिए। देखिए क्या है कि हम लोग को मतलब क्या कहें आप हमारे आप देशात्मक ये करिए आप हमारे जी जी आप शुरू करें आपको जी आप जी बताइए। रवि जी कुछ कह रहे हैं जी बताएं। सर आलोक सर और हम साथ में ही पढ़े हैं ना। जी जी ठीक है, मतलब मैं वो हृदय में वही भाव रख रहा हूँ कि आप ही जैसे होते हैं लाइक पुत्रवत हैं आपके हमारे पुत्र वही जस्ट लाइक सन। बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ठीक है भैया फिर आप शुरू करिए। ओके ओके थैंक यू सर। स्टूडेंट who is present here? Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning sir. शिवांगी Yes, sir. Present, sir. सुजील अपूर्वा Present, sir. सृष्टि Present, sir. दीपेंद्र प्रेजेंट सर भारती मणि प्रेजेंट सर। ऐश्वर्या Present, sir. शशिकांत प्रेजेंट सर हर्षिता हर्षिता था कि हर्षिमा था? इट्स Present, sir. Present, sir. हर्षिमा सॉरी पुष्पिता आकांक्षा जी दीपेंद्र और कौन है? दीपेंद्र और कौन है? अंकित कुमार प्रेजेंट सर। पुष्पिता है, पुष्पिता को प्रेजेंट लगाइएगा। वैसे अटेंडेंस तो मैं अंकित है और कोई है? कल किसकी पास क्लास थी? शिवांगी वो भी है। शशि दिए तो हो गया। शशिकांत दुबे प्रेजेंट सर प्रेजेंट सर। चलिए तो जितने हैं उन्हीं से स्टार्ट कीजिए। बट स्टूडेंट आप जो कम दिख रहे हैं ये हो सकता है मुझे कम दिख रहा है। आज का टॉपिक क्या है सर? आज का टॉपिक वही, आज सभी बच्चे सिलेबस लेके आए होंगे, बैठे होंगे बगल में, तो मुझे बता सकते हैं क्या क्या पढ़ना है अपने को? सिलेबस है सबके पास? सिलेबस है सबके पास? हाँ Yes, sir. दीपेंद्र है, ऐश्वर्या है, शशि है, यस नेक्स्ट और कौन है किसके पास है? यस सर है। Yes, sir. Yes, sir. तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कौन सी यूनिट पढ़ी थी? कल हम लोगों ने कौन सी यूनिट पढ़ी थी? थर्ड यूनिट है ए बी का बीम तक हो गया। बीम तक हो गया। आर्चेज पढ़ना है, वाल बीम्स। हाँ आर्च वोल्ट डोम तीन चीज ये सुपर स्ट्रक्चर में ब्रैकेट चेयर डोर विंडो बालकनी और पांचवें में फ्रेमवर्क सेंटरिंग स्कैफोल्डिंग एंड फ्रेम जॉइनिंग। बस इतना ही तो पढ़ना है, बस यूनिट खत्म। तो सब लोग हिम्मत है ना पूरा यूनिट खत्म कर देना है थर्ड वाली? क्यों? Yes, मेरी sir. आवाज तब तक आ रही है तो एक बार कल का रिवीजन कर ले, कल जो सब लोग पढ़ेंगे। अटेंडेंस एक तरफ इधर सामने रखिए, मैं किसी से ही पूछ सकता हूँ। तो मुझे बताइए कल हम लोगों ने पढ़ा था डीप फाउंडेशन पढ़ा था कल? सभी लोग एक साथ जवाब दिया करिए। डीप फाउंडेशन पढ़ा था? Yes, sir. डीप फाउंडेशन में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो डीप फाउंडेशन होता है उसमें क्या क्या आता है? डीप Yes, फाउंडेशन में कौन कौन सी टाइप्स बताया था कल? Pile और drill. सॉफ्ट ड्रिल। पाइल और सॉफ्ट ड्रिल। Drill. ड्रिल शॉप। तो मुझे बता दो कौन, पुष्पिता मुझे बता दो ड्रिल शॉप का मतलब क्या होता है? ये जो पाइल फाउंडेशन होता है इसका कभी किस
जगह पे किया जाता है। हॉस्पिटल प्रेजेंट हियर। सॉरी सर, कल सर क्लास थोड़ा सा लेफ्ट कर दी गया क्यों? तबियत वजह? सर अच्छा, okay. तबियत सही नहीं था इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पाई। चलो कोई नहीं, अभी क्लियर करता हूँ। दीपेन बताओ भैया। सर जो आप फाइल यूज कहाँ करते हैं? सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन, यूज कहाँ करते हैं? हाँ सर, ड्रिल सब जो जहाँ मतलब कि बहुत ज्यादा ऐसा सॉलिड स्ट्रक्चर जहाँ काफी नीचे हो, काफी गहरा हो, डीप में हो, वहां उसका यूज किया जाता है। जैसे कि जो हैंड पंप वगैरह में यूज पहले काफी ज्यादा किया जाता है। हैंड पंप तो मैंने यूज बताया था अभी। सॉफ्ट का मतलब सीधे से हुआ पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन जहाँ पे गहराई ज्यादा हो, वहां पे सॉलिड का तो नाम ही नहीं लेना अपने को। वो चीजें प्रेजेंट ही नहीं करनी जिस चीज का मतलब ही नहीं। वहाँ पे वहाँ सॉलिड है ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ कीचड़ है ना, मिट्टी है, तो वहाँ पे ज्यादा डेप्थ होगी तो वहाँ पे पाइल फाउंडेशन होगा। ओके हाँ सर। अब मुझे कोई बता दे कि नॉन लोड बियरिंग वॉल जो होती है, नॉन लोड बियरिंग वॉल, इसमें कौन कौन से ब्रिक यूज करते हैं ये मैं बता देता हूँ। हॉलो कॉन्क्रीट ब्लॉक और हॉलो ब्रिक। तो इन दोनों में इजली कौन से मतलब कौन सी चीजें हैं जो अगर मैं ऑप्शन दोनों दे दूं तो आप कौन सा यूज ज्यादा करोगे? नॉन लोड बियरिंग वॉल में हॉलो कॉन्क्रीट ब्लॉक का यूज करोगे कि हॉलो ब्रिक का यूज करोगे? ये मुझे बताएंगे नवनीत। जी सर। जी सर बताइए। अगर नॉन लोड बियरिंग वॉल हो कैसे पता लगाएंगे कि नॉन लोड बियरिंग वॉल है? यहाँ पे नॉन लोड मतलब हमारे पास दो वाले हैं ना, एक तो लोड बियरिंग, एक हो गई नॉन लोड बियरिंग। तो ये किसी भी स्ट्रक्चर के सामने जाके हम एक कैसे कंफर्म करेंगे यहाँ पे हमें कौन सी वॉल सेट करनी है, बियरिंग वॉल और नॉन बियरिंग वॉल? कैसे पता करेंगे कि यहाँ कौन सी वॉल यूज होगी? तो पढ़ाई तो एक अलग चीज हो गई ना, वो तो आप पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप बिल्डिंग के सामने जाओगे तो आपको पता कैसे चलेगा यहाँ पे हमें कौन सी वॉल है? आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो बोल दीजिए नहीं आ रहा है। नेक्स्ट एसटी। यस सर। सर डिफरेंस तो पता है लेकिन सर यूज कहाँ हुआ ये नहीं पता। ओके ओके ओके। अपूर्वा, मुझे ये जानना जरूरी होता है कि जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीजें आपके दिमाग में किस प्रकार से इफेक्ट कर रही हैं, उसको कैप्चर कर पा रहा हूँ कि नहीं, इसलिए मैं सवाल पूछता हूँ। बाकी मुझे क्या, मैं तो एक ही दिन में पढ़ा के खत्म कर दूं तो इससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला। चीजों को जानना जरूरी है। किताबें हो, कॉपी ना हो चलेगा, बट जब क्वेश्चन पेपर सामने आए ना तो आपके माइंड में चीजें क्लिक हो जानी चाहिए। ये चीजें हमने यहाँ पढ़ी थी, इसका मतलब ये होता है। अपूर्वा तो जी सर, मैं वो ज्यादा रिकॉल तो नहीं कर पा रही, बट आपने हॉलो कंक्रीट ब्लॉक तो बताया था कि उसका कंक्रीट एक्चुअल कंक्रीट जैसा नहीं होता है, थोड़ा स्पंज जैसा होता है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं। मैं क्वेश्चन दूसरा पूछा हूँ। मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि आप किसी भी बिल्डिंग के सामने पहुंचोगे तो आप ये कैसे डिफाइन करोगे कि वहां पे कौन सा ब्रिक यूज करेंगे, हॉलो कंक्रीट या ब्रिक? ये कैसे डिफाइन करोगे, मैंने ये पूछा है। अब बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा आंसर है। जो दीपेंद्र हो गया, शशिकांत। सर हॉलो ब्रिक इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैंने ईंट के अलावा मतलब ये दोनों देखा नहीं है, तो मैं बता नहीं सकता कि कौन सा इस्तेमाल होगा। ओके ओके, कोई बात नहीं। नवनीत जी सर बताओ। मुझे नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, अनुज सिंह। अनुज नई क्लास है, आज फर्स्ट क्या? अनुज अंकित यस सर। हाँ बताओ। सर आपने हॉलो कंक्रीट ब्लॉक को सर आपने बाउंड्री वॉल के पास में लगाने के लिए बताया था। अगर आप बिल्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो सर बिल्डिंग में जैसे अगर हमने सामने से देखा तो हम हॉलो ब्रिक का यूज करेंगे। हॉलो ब्रिक का यूज करेंगे, ओके। और कोई बताएगा मुझे? अब मुझे बता दे क्या है नहीं। ऐश्वर्या बताए। जैसे आपने बताया था हॉलो कंक्रीट ब्लॉक यूज करने के लिए, क्योंकि रीजन यही था कि उसके बीच में जो कंक्रीट होती है वो नॉर्मल कंक्रीट ना होकर फर्म स्ट्रक्चर में होता है, जो कि शायद ज्यादा रिलायबल होता है। अच्छा अच्छा, और कोई बता सकते हैं? चलो मैं बताता हूँ। जब किसी बिल्डिंग के सामने हम जाते हैं, मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा था, मैंने ये नहीं पूछा था कौन सा यूज करना है, मैं पूछा था किसी बिल्डिंग के सामने हमें जाना है तो यूज कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे कौन सी चीज का उपयोग करना है। तो उपयोग तो हमको दोनों का करना है ना, कंक्रीट ब्लॉक का यूज कर सकते हैं और ब्रिक का यूज कर सकते हैं, किसी एक का क्यों करेंगे?
अगर एरिया बड़ा होगा तो हम बड़ी चीजें लगाएंगे, अगर एरिया छोटा होगा तो हम छोटी चीजें लगाएंगे। और जो कंक्रीट ब्लॉक होता है वो भी बीच में हॉलो ही होता है, उसके अंदर भी कंक्रीट ही डालते हैं, उसके अंदर प्लास्टर का जो मोटार होता है वही यूज करते हैं। अब ब्रिक के अंदर भी ब्रिक सॉलिड फेस होता है, ब्रिक सॉलिड फेस होता है, लेकिन क्योंकि हम नॉन लोड बियरिंग की बात कर रहे हैं तो हॉलो ब्रिक हो चाहे हॉलो कंक्रीट ब्लॉक हो दोनों सेम होते हैं, इसलिए उपयोग हम दोनों का करते हैं। क्लियर हुआ? जब नॉन लोड बियरिंग वॉल की बात करेंगे तो उपयोग हम दोनों का करेंगे, किसी को भी उपयोग कर लो। अगर एरिया बड़ा है तो हम वहां पे कंक्रीट ब्लॉक, क्योंकि कंक्रीट ब्लॉक का मतलब होता है जिसका एरिया बड़ा होता है, और ब्रिक का मतलब होता है जिसका एरिया छोटा होता है। तो अगर 1000 स्क्वायर मीटर की बात करें, 1000 स्क्वायर फीट मीटर में, सॉरी मीटर बराबर 1000 स्क्वायर फीट की बात करें तो अगर कंक्रीट ब्लॉक की करेंगे तो अगर 10 इंच बाई 10 इंच का है, ये तो 1 फीट बाई 1 फीट का है, तो 1 फीट बाई 1 फीट कितना हुआ? 1 स्क्वायर फीट हुआ, 1 स्क्वायर फीट हुआ। और 1000 के लिए लगाने 1000 नंबर आप ब्लॉक लगाएंगे। और अगर ब्रिक की बात करेंगे तो अगर ब्रिक 1000 लगेगा तो ब्लॉक कितना लगेगा? जो की साइड देखो उसकी डबल हो जाती है, हो सकता है 200 नंबर के हिसाब लगे। तो जो चीजें बिल्डिंग बनाते समय दो चीजें इसलिए हो जाए क्योंकि यहाँ पे लोड की बात तो है नहीं। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। हमको यहाँ पे लोड तो देखना नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि ऑलरेडी ये कहाँ पे यूज कर रहे हैं, हम नॉन लोड बियरिंग वॉल यूज कर रहे हैं। तो नॉन लोड बियरिंग वॉल बनाते समय इस बात का विशेष ख्याल रखें कि जो चीजें ज्यादा से ज्यादा एरिया को जल्दी कवर कर रही है, क्योंकि उसमें लोड नहीं है, तो वहां पे हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यही बात लोड बियरिंग वॉल, अगर हमको यहाँ पे लोड देना है तो वहां पे हमें ये सोचना पड़ता है इसका कितना लोड है और एक ईंटे का लोड कितना है। अगर हम एक ईंटे के ऊपर मतलब ब्रिक लेयर बनाए और ब्रिक लेयर की अगर स्ट्रेंथ चेक करें तो उस स्ट्रेंथ से ये पता चल जाएगा कि अगर ब्रिक का फेज होगा तो कितना लोड हमको वहां पे क्लियर करना है। 10 न्यूटन किलो को पड़ रहा है। और मैंने एक चीज बताई थी, जो लोड होता है वो उसकी यूनिट क्या होती है? लोड की यूनिट सर केजी न्यूटन पर मीटर। गुड, केजी न्यूटन पर मीटर। अब वो चाहे रोलर सपोर्ट हो चाहे पॉइंट हो, कुछ भी हो, जब लोड की बात करेंगे तो वहां पे इतना किलोग्राम 1 मीटर में, इतने किलोग्राम 1 मीटर में। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? यस सर। सर फायर फाउंडेशन सर एक चीज पूछना है सर, जैसे आज के डेट में तो ये ज्यादातर तो नॉन बियरिंग लोड वाले ही बनते हैं, तो सर जैसे अगर ये हम ब्रिक का यूज करेंगे तो उसकी तो कॉस्टिंग तो बढ़ जाएगी, अरे कम होगी, लेकिन ये जो कितने ब्लॉक है ये वाले कंक्रीट ब्लॉक, इसकी तो कॉस्टिंग तो बढ़ ही जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? अगर प्राइस ब्रिक 8 रुपए का मिल रहा है तो कंक्रीट ब्लॉक 20 रुपए का मिलेगा, लेकिन अगर उसका एरिया 9 इंच कवर कर रहा है तो उसका एरिया कम से कम 24 इंच तो कवर करेगा। भाई 1 किलो कोई चीज लेने जाते हुए 10 रुपए की मिलती है तो 50 किलो का बैग लोगे तो 10 बड़े 50 हो गया। तो चाहे फ्लाई एश ब्रिक यूज करो चाहे कंक्रीट ब्लॉक, मतलब कंक्रीट ब्लॉक का मतलब वो नहीं है जो हम समझे। यहाँ पे नॉन लोड बियरिंग की बात कर रहा है जब, तो वहां पे हमें वैसी कंक्रीट का यूज करना, वैसे मिक्सचर का यूज करना पड़ेगा, ऐसे केमिकल का यूज करना पड़ेगा जो उसी रेट में मिल सके इजीली। अगर मिट्टी का ईंटा अगर 6 रुपए का मिल रहा है और अगर हम कंक्रीट ब्लॉक का 7 में देंगे तो कंक्रीट ब्लॉक आदमी क्यों यूज करेगा, है ना? और मेरे हिसाब से आप ये भी देखते होंगे आजकल जो लोग बिल्डिंग बना रहे हैं इसमें वो स्लैब कंक्रीट का भी यूज कर रहे हैं, भूकंप रोधी बिल्डिंग भी बना रहे हैं, इसमें लिंटल बीम और कॉलम और छत वो सारी मजबूती होने के बाद भी ब्रिक वर्क का यूज कर रहे हैं, वो भी 9 इंच की वॉल का यूज कर रहे हैं। क्यों करते हैं? हम 3rd फ्लोर, हमारा घर जितने लोग हैं हमारे यहाँ पे लाइन, जितने लोग यहाँ पे ऑनलाइन हैं, तो सभी मुझे इस बात की जानकारी सुनिश्चित कराएं कि उनके घर की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 3 फ्लोर से ऊपर है क्या, है कि नहीं? नो सर। 3rd फ्लोर से ज्यादा किसी की बिल्डिंग है क्या इसमें जितने लोग लाइन में हैं? क्यों नहीं होती? बिल्डिंग तो बहुत होती है। अभी आपके लंका में जहां मैं रहता था, मुझे याद है सन 2008 में जब मैं पढ़ता था वहां पे, तो वहां पे आज तक की बिल्डिंग थी, एक सामने पाठक हाउस था, तो मुझे कुछ चीजें याद है। हेरिटेज के जस्ट बगल में रोड है, रोड के उधर एक आज तक की बिल्डिंग थी, हमारे हॉस्टल के पीछे बहुत सारी बिल्डिंग थी, इसका नाम याद नहीं आ रहा, तो वो करीबन 10-20 फ्लोर की बिल्डिंग थी। तब की बात मैं बता रहा हूँ, सन 2009।
तो मुझको आप ये बताइए, दो जो बिल्डिंगें होती हैं तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा था कि रवि जी क्या है? कामधेनु अपार्टमेंट के रूप में वो तब्दील हो गया है। अच्छा अच्छा, जी जी जी। कामधेनु अपार्टमेंट, और जिस जो हमारे स्कूल के बगल में जो बिल्डिंग थी वो करीब 11-12 फ्लोर की है, तो वो अम्ब्रोसिया अपार्टमेंट है। अच्छा 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 अच्छा, ओके। तो थर्ड फ्लोर से ज्यादा हम लोग क्यों नहीं बना पाते हैं? क्योंकि मैं बताऊं, यस सर। क्योंकि थर्ड फ्लोर के बाद जितनी चीजें जितने ऊपर जाती जाएंगी उसमें उस अकॉर्डिंग वहां पे लोग इंसिस्ट करते जाएंगे। जैसे सबसे ज्यादा विंड लोड का इफेक्ट होता है बिल्डिंग में, तो जितनी ऊंची बिल्डिंग बनती जाएगी उतने ज्यादा उसमें विंड का इफेक्ट होता जाएगा। तो जितनी छोटी बिल्डिंग रहेगी उसमें विंड का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जनरली थर्ड फ्लोर तक की बिल्डिंग के अलाउ होता है नगर पंचायत और पालिका द्वारा, तो हम इतनी बिल्डिंग ही बनाते हैं। ठीक है, ओके सर। अब बात करते हैं, कल किसी टॉपिक में छूट गया था, कैंटिली वॉल का बता ही दिया था, पार्टीशन वॉल का बता ही दिया था। बीम का एक बार और बता दीजिए, कैंटिलीवर बीम कोई बता सकते हैं? कैंटिलीवर बीम उज्ज्वल अभी ड्राइंग किए हैं, उज्ज्वल। हाँ हेलो सर, हाँ हाँ बताएं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अभी आए हैं? हाँ सर। स्वागत है आपका। चलिए बताइए। जी सर, कैंटिलीवर बीम का क्या करें? कैंटिलीवर वो भी जैसे कि आपने नहीं 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 नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है मेरा। क्वेश्चन ये है कि आप किसी बिल्डिंग के सामने खड़े होंगे तो कैसे पता करेंगे कि कैंटिलीवर बीम है? उसका कोई एक उदाहरण बता दीजिए। सर बिल्डिंग के सामने, बिल्डिंग के सामने आप खड़े हैं, आप कैसे कंफर्म करेंगे कैंटिलीवर बीम यहाँ पे है? सर एक नीचे होगा और एक इस टाइप से एल टाइप का होगा सर। हाँ, एल टाइप का होगा। ओके, कल आप क्लास में थे? नहीं सर, लास्ट में नहीं, एल टाइप तो अलग हो जाता है सर, पर आपने एग्जाम्पल दिए थे। तो आप क्यों कहते थे क्लास के? कुछ काम था, इतना जरूरी काम था जो शिक्षा से ज्यादा जरूरी था। कल आपका टेस्ट है, पता है आपको? नहीं सर, टेस्ट तो नहीं अभी तक नोटिफिकेशन मिला। नहीं पता इसलिए कि आप यूट्यूब चले गए थे, तुरंत चले गए थे, आपको चीजें अच्छी नहीं लग रही थी, जबकि आपकी चीजें ये सब जरूरी है। खैर, पुष्पिता जी बता सकती है मुझे कैंटिलीवर बीम कैसे डिफाइन करेंगी किसी बिल्डिंग के सामने खड़े होकर? जो मैंने पढ़ाया वो क्वेश्चन में पूछता ही नहीं हूँ, मैं हमेशा उल्टे क्वेश्चन पूछता हूँ कि सामने से आप कैसे प्रैक्टिकली पता करोगे कैंटिलीवर बीम कहाँ पे होती है? इसका कोई एक उदाहरण? अंकित, यस सर। अनुज, कैंटिलीवर का उदाहरण? सर इसमें जैसे शेड होता है सर, हाउस शेड, हाँ सर वो एक एग्जांपल हो सकता है। हाउस शेड, यस सर, उसके दो साइड सर सपोर्टेड रहता है। अच्छा ओके, दोनों साइड उसकी सपोर्ट रहता है। ओके गुड, वेरी गुड। और किसी से एक बार और पूछ लीजिए। रजनीकांत, इनका नंबर नहीं लिखा सर। रजनीकांत, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताइए कैंटिलीवर बीम का उदाहरण। सर एक्चुअली मेरी ये फर्स्ट क्लास है सर, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं रिवीजन करूंगा लास्ट क्लास, उसके बाद बताऊँ। ओके 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 ओके। हर्षिमा, सर फर्स्ट क्लास है मेरी। आज फर्स्ट क्लास से? यस सर। अच्छा, इसके पहले कोई क्लास नहीं हुई? मैंने प्रेजेंट लगा रखी थी एक दो क्लास में, मैं सब हटा देता हूँ। और दीपेंद्र, यस सर। कैंटिलीवर बीम इसका एग्जांपल आपने बताया था, छज्जे टाइप होता है जैसे खिड़की के ऊपर लगता है, इसकी एक साइड जो वो फिक्स रहती है और दूसरी साइड वन हैंड फिक्स होता है, वन हैंड फिक्स होता है। वेरी गुड। अभी मुझे कोई बताया था वो दोनों तरफ से फिक्स होता है, तो इसको बता दीजिए कि दोनों चीजें फिक्स नहीं हो सकती कभी, है ना? सॉरी सर, वो सिंपली सपोर्टेड बीम था, ये छज्जा वाला कैंटिलीवर सही है। सॉरी सर, रिकॉल। हाँ तो रिकॉल उसको करिए। आज वैसे मुझे अगर आपको नोट्स बनाना हो तो आज मैं आपको नोट्स दे दूंगा, आप सब नोट्स बना लेना। हर एक टॉपिक के लिए डालूंगा और उसके बाद कल आप लोगों का टेस्ट होगा, इसी टॉपिक का ही होगा, ठीक है?
कल क्लास है ना, कल मेरी क्लास कब है? आपकी क्लास नेक्स्ट बुधवार को होगी, जो वालों की होगी नेक्स्ट बुधवार। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अभी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो कल हो गई थी ना, फाउंडेशन वगैरह सैलो हो गया था, डीप हो गया था। सैलो में कौन कौन सा था? सैलो में कौन सा, डीप में कौन सा? दोनों चीजें हो गई थी। बियरिंग वाल हो गई थी, नॉन बियरिंग। कैविटी वाल हो गई थी, जो दो वाल होती है उसके बीच में जो एयर स्पेस बनाई जाती है। पार्टीशन वाल वो होती है जिसमें हम एल्यूमिनियम ग्लास का यूज करते हैं। फायर फाउंडेशन रेक्टेंगुलर सर्कुलर दोनों बता दिया था। और कॉलम, कॉलम तो बता ही दिया था, रेक्टेंगुलर शेप, सर्कुलर, एल, टी। फिर बीम भी बता दिया था। टिम्बर बीम कोई बता सकता है? टिम्बर बीम उदाहरण टिम्बर बीम का कल बताया था। सब पुराने घरों में लगे रहते हैं। बल्ली, लकड़ी बल्ली ना, पूरे में लगी रहती है। पूरे में होगा, ठीक होगा। हाँ हाँ रिजॉर्ट में भी होता है सर। हाँ हाँ हाँ। स्टील बीम, जिसमें स्टील यूज हो रहा है। कंक्रीट में कंक्रीट हो गया। सिंपली सपोर्टेड से ये सारी चीजें हो गई थी। रेक्टेंगुलर शेप, आई बीम, टी बीम, सी बीम, एल बीम, ये सारी चीजें हो गई थी ना कल। यस सर। यस सर। अब आज मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ, कल को छूट गई थी कि किसी भी बीम में जो स्टैटिकली जो लोड होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग कैसे हम पता करेंगे कि वो बीम में किस टाइप का लोड लग रहा है। ये तो उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी भी बीम को जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमको ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि उस जो बीम की स्ट्रेंथ होगी वो इक्विलिब्रियम में रहेगी या स्टैटिकली रहेगी या डायनेमिक रहेगी, किस टाइप की रहेगी। तो उसके 3-4 उदाहरण होते हैं। मतलब उस बीम को कहाँ बनाया जा रहा है, या तो कंस्ट्रक्शन साइट में बनाया जा रहा है। तो अगर कंस्ट्रक्शन साइट में बनाया जा रहा है तो वो कौन सी बीम होगी? अगर उसको प्री कास्ट करके लाया जा रहा है या प्री स्ट्रेस। तो बताइए, प्री कास्ट कंक्रीट में और प्री स्ट्रेस कंक्रीट में क्या डिफरेंशिएशन होता है, पता है? प्री कास्ट कंक्रीट और प्री स्ट्रेस पहली क्लास में बताया था इस चीज को। प्री कास्ट किसी को याद है? बताओ, अगर नहीं याद तो मैं अगला बोलूँ। सर प्रीकास्ट में आपने बताया था कि सीमेंटेड की जो ब्लॉक होते हैं वो पहले से बने बनाए रहते हैं। पहले से ब्लॉक होते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। प्री कास्ट मतलब तो इसे क्वेश्चन से समझ में आ रहा है। प्री कास्ट मतलब पहले से ही कास्ट हो गया। और प्री स्ट्रेस इससे भी समझ में आ रहा है। प्री स्ट्रेस मतलब खिंचाव, तो पहले से खिंचाव मतलब इसमें अगल बगल एक लोहे का जाल बना होता है, मशीनें होती हैं, तो वो लोहे को अपनी तरफ आपस में खींचती हैं। उसके फ्रेम बने होते हैं, तो जब वो लोहे को ऑटोमेटिकली खींचती हैं उसका एक उदाहरण है खंबा। तो मतलब ये होते हैं प्रेस्ड स्टील के। इसमें लोहा जो रेनफोर्समेंट होता है अपनी दो साइड में यूज होता है और उसको मशीनें ब्लॉक करके फिक्स करते हैं, बीच में कंक्रीट हो जाता है। कंक्रीट होने के बाद जो लोहा होता है किनारे किनारे से कट कर दिया जाता है। ओके, प्री कास्ट पहले से बना लिया जाता है। प्री स्ट्रेस होता है। और कास्ट इन सीटू एक उपयोगी वर्ड आता है, कास्ट इन सीटू मतलब कास्ट इन सीटू, ये शब्द है कास्ट इन सीटू। इसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन साइट में जो चीजें ले जाके हम कास्ट करते हैं। जैसे हमने अपना कोई भी हमारा प्रोजेक्ट है वो हमने अपने लंका में उसको स्टेबल किया और वर्क हम कहाँ कर रहे हैं, सामने घाट में। तो जो चीजें हम सामने घाट में साइड में ही बना लेंगे या उसको हम लंका में बना लेंगे, तो दोनों चीजें अलग है। लंका में बनाएंगे तो हो सकता है वहां मशीन में प्रेस्ड बन जाए, लेकिन प्री कास्ट सीटू कहाँ होगा? जहां पे हमारी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है वहां बनाया जाएगा। उसको प्री कास्ट सीटू बोलते हैं, कास्टिंग सीटू को बोलते हैं। ओके, ठीक है। ओके सर। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आर्च। आर्च बताया था कल में? ये सब टाइप्स बताए थे। अच्छा, आर्च के टाइप्स बताया था। तो आज हमको आर्च से स्टार्ट करना है, ठीक है? ठीक है अंकित जी? यस सर। तो ये बताइए, जो आर्च होता है, सबसे पहले ये क्या होता है आर्च? ये स्ट्रक्चर के कर्व शेप का एक स्पैनिंग होती है। स्पैन मतलब क्या होता है? जो दोनों ब्रिक के जब हम डोर लगाते हैं या डोर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो डोर के ऊपर की जो लेंटल बीम होती है उसको लेंटल बीम आप बोल सकते हो, क्योंकि छोटी होती है।
तो उस स्ट्रक्चर को जब आप कर्व के शेप में स्ट्रक्चर दोगे उस स्पैन पे, उसको क्या बोलेंगे? उसको आर्च बोलेंगे। ठीक है, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर को रिसेंबल कर रहा है वहां पे एक आर्च के शेप में, उसको आप आर्च बोलोगे। आर्च में टाइप कितने कितने होते हैं और किस टाइप के आर्च होते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं? तो कुछ आर्च होते हैं 1 सेंटर्ड, कुछ होते हैं 2 सेंटर्ड, कुछ होते हैं 3 सेंटर्ड, कुछ होते हैं 4 सेंटर्ड और कुछ होते हैं 5 सेंटर्ड। इसका मतलब क्या होता है? 1 सेंटर, 2 सेंटर, मतलब सिंपल सा है, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बोलो। 1 सेंटर ऐसा आर्च जिसका 1 सेंटर हो, 2 सेंटर, 3 सेंटर और 4 सेंटर। 4 मतलब जिसमें 4 सेंटर हो। कई टाइप के आर्च बनाए जाते हैं, आर्च भी पढ़ाऊंगा। देखिए, आर्च, बोल्ट और क्या था सिलेबस में? आर्च है, बोल्ट है, डोम है। ये तीनों चीजें एक तरीके से ही हैं। आर्च भी एक ही चीज है, बोल्ट भी वही चीज है, डोम भी वही चीज है, तीनों चीज एक है, बस उनका स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक है, आवाज आ रही है? यस बोलते रहा करो, मुझे क्लियर हो जाता है। हमको जो टॉपिक में बोल्ट पढ़ना है, बोल्ट, डोम्स, आर्च, ये तीनों एक तरीके होते हैं, बस थोड़ा थोड़ा इनका स्ट्रक्चर बदलता जाता है। अब वो तो बदलता जाता है, वो अलग अलग चीजों में बताता हूँ। पहले तो बात करूंगा कि बनाए कहीं से जाते हैं, क्योंकि तीनों चीजें कॉमन है, आर्च भी, बोल्ट भी और डोम भी। लेकिन स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो तीनों के एंगल अपोजिट होते रहते हैं। कोई सेंटर में, जैसे मैंने बोला 1 सेंटर्ड है, तो उसका सेंटर कहाँ होगा? एकदम सेंटर पे होगा, मतलब किनारे से सेमी सर्कुलर जाएगा और बीच में जो है थोड़ा सा हाइट ले लेगा। 2 सेंटर की बात करेंगे, मतलब 2 दरवाजे एक साथ है, बीच में एक कॉलम है, तो इसमें 2 आर्च बन जाएगा, इस तरह से, इस तरह को। तो पुराने किलों में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, बनाया किससे किससे जाता है? एक तो होता है स्टोन से बनाया जाता है, दूसरा होता है ब्रिक और तीसरा होता है कंक्रीट। तीनों चीजों से क्लियर रहता है। ब्रिक आर्च बनाते समय, क्योंकि पहले के जमाने में या पुराने टाइम में हम मोस्टली स्टोन और ब्रिक का यूज करते थे, कंक्रीट से आर्च नहीं बनाए जाते थे। ठीक है, स्टोन को भी पढ़ना है हमको, ब्रिक का भी पढ़ना है और कंक्रीट का भी पढ़ना है। अब क्योंकि तीनों चीजें कोई इतनी बड़ी चीजें नहीं है कि इनको पढ़ने के लिए कोई चीजें हमें पढ़नी पड़े। स्टोन मतलब जहाँ स्टोन का यूज होता है, स्टोन आर्च बनाया जाता है, जहाँ ब्रिक का यूज किया जाता है वहां पे ब्रिक होता है। अब हमको समझना ये है, प्रैक्टिकली ही समझना पड़ेगा। अब जब भी आप किसी ऐसे हेरिटेज प्रोजेक्ट के सामने पहुंचोगे, ऐसी विरासत के सामने खड़े होगे, वहां से आपको सिर्फ ये देखना होगा कि हाँ, ये ब्रिक का यूज हुआ है, लेकिन ब्रिक का उपयोग किस तरह किया गया है। अब वहां से आप सीधे उस टॉपिक में पहुंच जाओ, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के टॉपिक में। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में मतलब इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के ब्रिक कैसे होते हैं? पढ़े थे ना पिछली बार अभी? स्ट्रक्चर और फ्रेमिंग बताते हैं। हाँ, मतलब कुल मिला के ऐसे ब्रिकों का सिलेक्शन इस नंबर से किया जाता है ताकि ब्रिक जो है आपस में ज्वाइंट हो जाए। मतलब जैसे 2 वर्टिकल है तो एक हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और उसी हॉरिजॉन्टल के जस्ट अपोजिट में वर्टिकल हो जाएगा ताकि ऊपर की चीजें नीचे। मतलब उन ब्रिकों को आपस में ऐसे कैलकुलेट करके और ऐसी डिजाइन बना के शेप देना है ताकि हम आर्च का शेप दे लें। और मतलब जब आर्च का शेप आपने कोई पास से देखा है, ब्रिक का आर्च का शेप कैसे होता है? सब वर्टिकल, नीचे के जो ब्रिक होते हैं सब वर्टिकल लगाए जाते हैं, देखा है? आर्च में जो नीचे का शेप होता है, इतने सारे ब्रिक होते हैं, वो खड़े खड़े नीचे लगाए जाते हैं, वर्टिकल शेप लगाए जाते हैं। जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होगा उसमें कभी भी आप हॉरिजॉन्टल नहीं पाओगे, सिर्फ वर्टिकल ब्रिक का यूज करोगे। देखा है आप लोगों ने? नो सर। आर्च जब भी बनाया जाता है, जहां भी बनाया जाता है, तो आर्च बनाते समय जो सबसे नीचे की ब्रिक लेयर होती है, जो हमेशा खड़े ईंटों की बनाई जाती है। जब खड़े ईंटों को आपस में आप एज्यूम करो बैठे बैठे, जब खड़े ईंटों को आपस में आप कनेक्ट करोगे एक दूसरे से, तो जो नीचे वाला सरफेस होगा वो एकदम एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा। लेकिन जो इसका एक्सटर्नल लेयर होगा, जो टॉप लेयर होगी, वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे से हवा पे रहेंगे, मतलब वो जुड़े नहीं होंगे। तो आर्च तभी तो बनेगा ना। माचिस की तीनियां यूज कीजिए और उनसे एक आर्च बनाने की कोशिश करो लंबा लंबा, तो आप देखोगे कि जितना ज्यादा नीचे के एरिया को जितना आप कवर करोगे, मतलब जो बॉटम लेयर है उसको आप पकड़ोगे एक पास में, और ऊपर की चीजें जो फैलाओगे, या ताश के पत्ते का उदाहरण ले लो। जब हम पत्ता खेलते हैं तो जो नीचे वाला जो लेयर होता है उसको हम एक पॉइंट में रखते हैं और ऊपर वालों को एक्सटेंडेड करते जाते हैं पूरे एरिया में, करते हैं ना? यस सर। तभी तो आर्च बनता है। और सभी लोग बोले
एक ही लोग बोलते हैं क्लास में, बस बाकी सब नहीं बोलते। सर जी खड़े से वाला नहीं आ रहा। खड़े ईंटों का मतलब इससे कितना सा सेट हुआ। ब्रिक की साइज क्या होती है? 943 होती है। जब हम उसको सामने से देखेंगे, एक प्रोजेक्ट सब होता है सिविल इंजीनियरिंग में, दो चीजों के बारे में मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा, उसको आप लिख भी दीजिएगा। एक होता है आईएस कोड, मतलब ये बस इतना ही जान लो, आईएस कोड मतलब इंडियन स्टैंडर्ड कोड। ये हमको बताता है कि किसी भी चीजों की एक परमिसिबल जो वैल्यू होती है या उसकी वर्कबिलिटी होती है वो एकदम फिक्स होती है। जैसे जब हम स्टील का यूज करते हैं तो Fe 415 स्टील ये ग्रेड होता है कंक्रीट स्टील का, तो हम इसी का यूज, हर चीज का सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेड होता है। लोहे का ग्रेड होता है, उसके सामने लिख लीजिएगा Fe 415। कहीं भी पढ़ेंगे कैसा भी स्ट्रक्चर होगा, जब लोहे की बात होगी या सरिया की बात होगी, स्टील की बात होगी, तो उसका ग्रेड उसके साथ जुड़ा रहेगा। Fe 415। कॉन्क्रीट की बात करेंगे तो मिक्स डिजाइन, सैंड की बात करेंगे, ब्रिक की बात करेंगे, तो हर चीज का एक एरिया होता है। जैसे ये किसी वाल को स्ट्रक्चर करना है हमें ब्रिक में 943 इंचेस में, तो जब हमको इसकी एस्टिमेट बनाना पड़ेगा, एस्टिमेट को समझते हैं, अलग अलग चीजों का एस्टिमेट बनेगा कि कौन चीज कितने रुपए की कहाँ कितने स्क्वायर मीटर में लगी, जो इंजीनियरों का मेन काम होता है एस्टिमेट करना। ये इस सब्जेक्ट का सबसे कठिन क्वेश्चन होता है, और अगर समझा जाए तो सबसे इजी होता है। एक दीवार है हमारे पास, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोला करिए तो मुझे क्लियर। हमारे पास अगर 10 स्क्वायर फीट की कोई दीवार है, 10 स्क्वायर फीट, इसका मतलब क्या हुआ? 10 स्क्वायर फीट तो सर क्या होगा? हाँ 10 फीट बाई 10 फीट है सर। 10 फीट बाई 10 फीट है। इसका मतलब तो सीधी सी बात यही हो गई ना कि हमारा जो एरिया है वो उसकी जो लेंथ है वो भी इतनी है, और उसकी विड्थ भी इतनी है, उसकी हाइट भी इतनी, इतनी तो होगा सब कुछ। अगर देखो, अगर उसके जो पैमाने हैं वो अगर LPH 3 फॉर्म में है, तो तीनों या तो फीट लगेगा या तो मीटर लगेगा, दो चीज लगेगी, या तो फीट या तो मीटर। तो जब 3 सेक्शन की बात करेंगे, जब पैरामीटर जब हमारे 3 टाइप के रहेंगे तो उसमें क्यूब लग जाएगा, जब 2 टाइप के पैरामीटर रहेंगे तो उसमें हमारा क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। देखो, तो हमारे पास अगर 100 स्क्वायर फीट की वाले, इसमें 10 फीट बाई 10 फीट है। तो अगर हम ये बात करें कि प्रेमाइसेस करते हैं मीटर में, है ना, फीट में नहीं करते। सिविल इंजीनियरिंग की सारी चीजें लगभग मीटर में होती हैं। तो 1 स्क्वायर मीटर या 1 मीटर क्यूब, अगर दो चीज की, तो 1 स्क्वायर मीटर की बात अगर की जाए तो इसमें कितने नंबर ऑफ ब्रिक यूज होंगे? ये एस्टिमेट का अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम कोई भी दीवार बना रहे हैं तो इसमें हमारा लमसम कितना ईंटा लग जाता है, तो इसका एरिया तो अलग निकालना ही पड़ेगा। बिना एरिया निकाले तो वो चीजें वो हो नहीं सकती हैं। तो कैसे निकालेंगे? अगर 1 मीटर क्यूब की बात करें, मतलब 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई, इसमें कितने नंबर ऑफ ब्रिक यूज होंगे? स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये कहीं से पता नहीं चलती, ये है तो है। इसमें होता है 470 से 480 नंबर ऑफ ब्रिक और यूजिंग इन 1 क्यूब मीटर। ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर में कितने यूज होते हैं नंबर ऑफ ब्रिक? 470 से 480। लेकिन साइंस कहता है कि आप लमसम 500 नंबर ऑफ ब्रिक यूज कर सकते हो। 500 नंबर ऑफ ब्रिक, इसको लिख लेना। 1 मीटर क्यूब में 500 नंबर ऑफ ब्रिक यूज होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस होता होगा ना सर कि कितना मोटा दीवार बनाना है, ये तो इससे क्या लेना देना? 1 मीटर क्यूब दे दिए ना, पैरामीटर 1 मीटर क्यूब है ना। अब 1 मीटर क्यूब को आप किस तरह बनाना चाहोगे? 1 मीटर क्यूब का मतलब ये हुआ ना, 1 मीटर की चीज है, 1 मीटर चौड़ाई है, 1 मीटर लंबाई, तीनों चीजें बता रहे हो। 1 मीटर तो कभी बनाना किसी भी चीजों में जब उसका पैरामीटर कांस्टेंट दिया गया है कि 1, तो 1 का मतलब 9 इंच की वॉल बनाओगे तो कितनी बनेगी? 4 इंच की बनाओगे तो जस्ट उसका डबल बन जाएगी। ये भी सारी चीजें तो होती है ना। अगर मैं आपसे कह दूं 1 क्यूबिक 10 फीट बाई 10 फीट, तो इसका एस्टिमेट कैसे करोगे? भाई फीट में है पहले, तो फीट में है तो मीटर में निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 10 फीट का 10 फीट का कितना हो जाएगा मीटर में? लमसम बताओ, कुछ भी बता दो, 3 बताओ। 25 कैसे हो जाएगा भाई? 10 फुट बाई 10 फुट मतलब 3 मीटर गुणे 3 मीटर 9 स्क्वायर मीटर हुआ ना।
25 कहाँ से आ जाएगा भाई? 10 फीट का मतलब क्या है? 1 फीट में कितने मीटर होते हैं, या 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? नहीं, 1 फीट में 3 मीटर नहीं होते भाई। हाँ, 1 मीटर में या 1 मीटर में 3.3 फीट होते हैं। तो अगर हम बोले 10 फीट बाई 10 फीट, तो 10 डिवाइड बाई 3.3 मतलब हमारे पास 3 मीटर आ गया। अब 3 मीटर की लंबाई और 3 मीटर की चौड़ाई बराबर 9 स्क्वायर फीट हो गया ना। अब 9 स्क्वायर फीट तो हो गया। अब हम बात करें फीट और इंच की, तो कितनी मोटी दीवार बनानी है? तो अगर हमने 9 इंच बनाया है तो 9 इंच को फीट में कैसे डिवाइड करेंगे? 9 बाई 12 हुआ। बोलो भाई, सभी लोग बोला करो, जल्दी बोला करो। कैलकुलेशन है। अगर हमारे पास, मैंने बोला 10 फीट बाई 10 फीट, 10 फीट बाई 10 फीट बोला, और उसकी जो विड्थ है, जो उसकी चौड़ाई है, वो मैंने 9 इंच बोला। तो 10 फीट का मतलब क्या हुआ? 9 स्क्वायर मीटर हुआ। यस सर। और 9 इंच को अगर फीट में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.75 हो जाएगा। और इसको मीटर में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 इंच को मीटर में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हुआ? 0.22 हुआ। अरे भाई बोलो ना जल्दी से, इतना देर कहाँ लगा रहे हो? छोटा सा सवाल। यस सर। 10 फीट बाई 10 फीट, मैंने देखो हिंदी में बोलने का मतलब ये है कि चीजों को जल्दी कैप्चर करो। ये 10 फीट बाई 10 फीट बाई 10 फीट की बात की जा रही, तो फीट को पहले मीटर में चेंज करो। तो 1 फीट में कितना मीटर होता है, या 1 मीटर में कितना फीट होता है? तो 1 मीटर में 3 फीट होता है। तो सबसे पहले हमने जो 10 स्क्वायर फीट का 10 डिवाइड बाई कितना कर लिया? 3.3 किए। तो वहां से हमारा निकल के क्या गया? 3 स्क्वायर मीटर आ गया ना। अब एक दीवार हमारी 3 मीटर की है, तो दोनों दीवार कितनी हो जाएंगी? 9 स्क्वायर मीटर की हो जाएंगी। यस सर। अब हम मोटी दीवार की बात करें, तो भाई बोल रहा था ना कि सर उसका भी तो कितनी मोटी दीवार होगी। तो बस वही क्वेश्चन इसलिए बताना जरूरी समझना कि 9 इंच की दीवार होगी तो उसको पहले फीट में डिवाइड करेंगे तो 0.75 आएगा। फिर उसको 3.3 से करेंगे, फीट से इसमें मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.22 मीटर आ जाएगा ना। आ जाएगा ना। बोलो भाई। यस सर। तो अब ये कितना निकल के आया वहां से? 1.98 मीटर स्क्वायर मीटर निकल के आया ना। 1.98 मीटर स्क्वायर आ गया। क्यूबिक मीटर में चेंज किया जाए, इसको भी क्यूबिक मीटर में चेंज किया जाए। तो सपोज दैट इसकी हाइट कितनी ले लें हम? ये तो लंबाई ले लेते हैं, लेंथ तो लेना पड़ेगा ना। 1 मीटर ले लें तो कितना हो जाएगा? 1.98 क्यूबिक मीटर। समझ में आ रहा है? सभी बताओ, 1.98 क्यूबिक मीटर समझ में आ रहा है? सर नहीं समझ में आ रहा है। सर आप इसको मैन्युअली सॉल्व करके दिखा सकते हैं, कल जैसा आप क्वेश्चन दिखा रहे थे सॉल्व करके। चलो मुझे लास्ट में याद दिलाना, मैं दिखा दूंगा। अभी इतना समझता था, समझते कि जो भी स्क्वायर मीटर में दिया होता है तो उसको मीटर में चेंज करना पड़ता है। और क्योंकि एक क्यूबिक मीटर में हमेशा 500 नंबर ऑफ वुड यूज होते हैं, तो उसकी वजह से हम दीवार की कास्टिंग इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके सर। मैं अभी बता दूंगा इस क्वेश्चन को अच्छे से, लास्ट में ही बताऊंगा ताकि वो थोड़ा सा उचित लगे। तो हम लोग उस टॉपिक की बात कर रहे थे आज जो पढ़ना था, उसमें सबसे पहले आता है वोल्ट और आता है टर्म्स। पहला सेकंड सुपर स्ट्रक्चर में यही आता है। सुपर स्ट्रक्चर का मतलब पता है ना, जो अगर द बिल्डिंग होता है। ठीक है, अब हम वोल्ट की बात करें। वोल्ट का मतलब होता है मेहराब। क्या मतलब होता है सर? आपने आर्च के टाइप्स एक्सप्लेन नहीं किए थे। अच्छा, आर्च के टाइप में। हाँ तो चलो ठीक है। आर्च के जो टाइप होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे? नंबर फर्स्ट होता है शेप। जो आर्च का जो टाइप होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेप, नंबर ऑफ सेंटर और वर्कमैनशिप। 3 चीजों पर डिपेंड करता है उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। आर्च के जो टाइप होते हैं वो 3 चीजों पर डिपेंड करते हैं कि टाइप किस तरह उसका बनाया जाए। जैसे चाय किस तरह बनाई जाए ये निर्भर करता है कि उसमें शक्कर किस तरह की और कितनी डाली जा रही है।
चाय की पत्ती उसमें कितनी प्रकार की या किस ब्रांड की और कितने क्वांटिटी में डाली जा रही है, और तीसरी चीज होती है उसका रेशियो, मतलब पहला ब्रांड, दूसरा क्वांटिटी, तीसरा रेशियो। ये सारी चीजें निर्भर करती हैं चाय बनाने के लिए चाय के टाइप्स ऑफ टी। क्लियर? यस सर। इसी तरह जो हमारा आर्च है वो हमारा किसमें कैटेगरी की बन जाती है, शेप में, नंबर ऑफ सेंटर में और वर्कमैनशिप में। पहला होता है फ्लैट आर्च। अब ये क्योंकि इसकी स्लाइड बना के बतानी पड़ेगी, वो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि फ्लैट आर्च क्या होता है और सेगमेंटल आर्च क्या होता है। सेमी सर्कुलर, मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, सेमी सर्कुलर आर्च मतलब जो सर्कुलर होगा और आधा सर्कुलर होगा उसको सेमी हो गया। आर्च मतलब जो घोड़े का जैसे पैर होता है वो आगे तरफ से रेक्टेंगुलर होता है और पीछे तरफ से पॉइंटेड होता है। तो ये मैं अभी आपको इन सब चीजों की, क्योंकि इसमें देखो कुछ समझाने वाली चीज नहीं है। पॉइंटेड आर्च मतलब क्या होता है, जो आर्च होता है उसमें सिर्फ सिंगल ऊपर वन पॉइंट होता है, मतलब अगल बगल से सेमी सर्कुलर होके जाता है तो ऊपर जाके स्ट्रेट पॉइंट में लग जाता है, उसको बोलते हैं पॉइंटेड आर्च। एक होता है फ्लोरेंटाइन। फ्लोरेंटाइन में क्या होता है कि जो ऊपर का सेक्शन होता है जो सेमी सर्कुलर होता है, तो जितना ऊपर रहेगा उतना ही लेफ्ट हैंड में रहेगा, उतना ही राइट हैंड में रहेगा। मतलब उसको ये कहिए कि उसका जो शेप और स्ट्रक्चर होता है वो होता तो सिंगल पॉइंटेड है, लेकिन जो साइड की विड्थ होती है वो हमेशा सिमेट्रिक होती है। ठीक है? वन सेंटर्ड आर्च, वन सेंटर्ड मतलब जिसका एक सेंटर हो, अब वो सेंटर कहीं भी हो सकता है। मतलब वन सेंटर कहाँ पे, मतलब जैसे हम जब एक गोला बनाते हैं, एक सर्कुलर सेक्शन बनाते हैं तो उसका हम एक सेंटर बनाते हैं। सेंटर कहाँ बनाते हैं? बीच में बनाते हैं। सेंटर कहाँ बनाते हैं गोला बनाने के लिए? बीच में बनाते हैं ना। यस सर। तो किसी भी सर्कुलर सेक्शन या गोल चीजें जब भी हम गोला प्रकार से बनाते हैं, डिवाइडर्स याद आया कुछ चीजें पुराने टाइप की, तो आपको याद आया होगा कि बीच में उसकी लिब रखते थे तो उसको पॉइंट रख देते थे, तब हम उसको सर्कुलर सेक्शन में घुमा देते थे। तो अगर उस सर्कुलर के अंदर एक बार घुमाना होगा तो एक पॉइंट होगा, अगर उसी के अंदर दो गोले बनाना होगा तो उसके दो सेंटर होंगे ना। तो सेंटर कैसे निकाला करते थे? तो उसको डिवाइड बाई 4 टाइप्स में कर देते थे, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन टॉप से बॉटम तक, एक वर्टिकल लाइन टॉप से बॉटम तक। क्लियर हुआ? और जहां पे दोनों लाइनें एक दूसरे को बाइसेक्ट करती थी वो हमारा सेंटर पॉइंट क्लियर होता था। हो रहा है, समझ आ रहा है? सर वन सेंटर्ड तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन टू सेंटर्ड कैसे होगा? टू सेंटर्ड वैसे ही होगा जैसे कल एक कॉलम की बात जब हम किए थे, जो कॉलम आपस में एक दूसरे को कोलैप्स कर रहे थे, ओवरलैप कर रहे थे, याद आया? यस सर। अब एक बार सोचो, सेंटर तो दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन वो दोनों आपस में एक दूसरे को कोलैप्स कर रहे हैं, मतलब ओवरलैप कर रहे हैं। मतलब किसी भी बिल्डिंग या मल्टी स्टोरी या किला के अंदर घुसने के लिए आपने देखा होगा कि वहां पे बहुत सारे कॉलम बनाए जाते थे। क्योंकि देखो हम आर्च इसलिए पढ़ रहे हैं सर ये बुक से पढ़ा रहे हैं कि पीडीएफ फाइल से? क्योंकि ऐसा ही जस्ट मेरे पास भी है। हाँ नहीं ठीक है, अगर आपके पास है तो आप इससे पढ़िए, वो चीजें खराब नहीं होंगी। पढ़ाई वैसे भी नुकसान मतलब वैलिड है ना सर? वो हाँ? वैलिड है, मतलब उससे पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा? नहीं, मेरे पास तो ऐसी कोई बुक नहीं है, लेकिन मैं उसका पीडीएफ बनाता हूँ, उसका नोट बनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको उसको प्रोवाइड करा दूंगा। आज ही प्रोवाइड कराऊंगा ताकि नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे आपको टेस्ट हो सके। ठीक है? क्योंकि सर आप जो बताएं मतलब सेम टू सेम उसी तरीके से है, मतलब हम हाँ, सोचे उसी से पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो पीडीएफ से पढ़ लेना भाई, नॉलेज अच्छा है वो सही। तो देखो समझने की बात है सिर्फ वन पॉइंटेड, मतलब एक सर्कुलर बना हुआ, उसमें सर फिगर भी है ना इसलिए। हाँ फिगर से ही ये चीजें क्लियर होंगी। आर्च में बताने जैसा आर्च, कोन, और तीसरा कौन सा टॉपिक था, मैं टॉपिक भूल जाता हूँ। आर और होल्स और डोम, इन तीनों में पढ़ाने जैसा कुछ भी नहीं है। इनके जो टाइप्स हैं वो मैं आपको जब फिगर दिखाऊंगा सामने तब वो सारी चीजें क्लियर होंगी। तो क्योंकि मैं पीडीएफ जैसा पीपीटी तो बना नहीं रखा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, ये सारा पोर्शन जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको मैसेज कर दूंगा, भेज दूंगा। अब मैं इसलिए नहीं किया था कि क्योंकि उस ग्रुप में बहुत लोग जुड़े थे, वरना उसके पहले आलोक सर ने एक ग्रुप बनाया था तो उसमें मैं भेज भी सकता था, तो क्योंकि ग्रुप में मैं था नहीं इसलिए फिर मैंने भेजा नहीं, वरना मैं कल ही भेजने के मूड में था। लेकिन हो गया, एक वीक का समय है, आप तैयारी कर लोगे। वन सेंटर्ड क्या होता है? जिसका एक सेंटर्ड होता है। कहे कैसे बनाया जाता है? स्टोन से ही बनाया जाता है, ब्रेक पर कंप्लीट किया जाता है। और बोर्ड्स की बात करें, आर्च का मतलब समझ में आ गया क्या होता है? टाइप्स तो एक अलग है। टाइप्स का मतलब सिर्फ ये समझो
कि अभी जब मैं डोर विंडो का टाइप्स पढ़ाऊंगा तो आप बोलोगे कि सर इसमें पढ़ाने जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसके टाइप्स आपको पढ़ना पड़ेगा, वहीं से सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है। ओके सर। आर्च का मतलब सेमी सर्कुलर सेक्शन रहेगा, जो आर्च रहेगा वो चाहे 1 पॉइंटेड हो, चाहे 2 पॉइंटेड हो, चाहे सेंट्रिंग आर्च हो, चाहे एक्सिकल हो, चाहे हॉर्स ट्यूब हो, मतलब वो कैसा भी होगा वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। किस किस चीज से बनाया जाता है, स्टोन वर्क होता है, ब्रिक वर्क होता है और कंक्रीट वर्क, तीनों चीजों से बनाया जा सकता है। बोल्ट, बोल्ट का मतलब क्या होता है, मेहराब। मेहराब नाम सुना है? यस सर, मुगल आर्किटेक्चर से रिलेटेड। मुगल बस मीडिया, इसी चीजों को तो समझना है। मेहराब वो होता है जब हम किसी भी, अभी एक वीडियो आया था ना उस वाले ग्रुप में जिसमें क्लैपिंग कर रहा था, जो साउंड आ रहा था, यस सर। उसमें मेहराब ही जस्ट बना था। मेहराब और एक पोर्शन आपके सिलेबस में, और छतरी होगा कहीं पे, छतरी 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 है, यूनिट नंबर 3 में है, ब्रैकेट के बाद छतरी है। तो ये आर्च, बोल्ट, डोम और छतरी, ये सब कुछ एकदम सेम होता है, बस इनका जो टेक्निकल साइज होता है वो कम ज्यादा होता है। तो जिस जिस जो पॉइंट होगा, जिसका मतलब आप ये समझो, अभी कल मैंने कॉलम बताया था रेक्टेंगुलर और सर्कुलर में, तो एक चीजें बताई थी कि लोड कैसे उसका बियरिंग हो पाता है। रेक्टेंगुलर शेप होता है, उसमें क्या होता है, लोड चारों तरफ डिवाइड होता है। सर्कुलर होता है, उसमें चारों तरफ का लोड पॉइंट में लगता है, सेंटरिंग लगता है ना। तो सोचो है शेप गोल, लेकिन उसका जो पॉइंट है वो लोड कहाँ लग रहा है, सेंटर में लग रहा है। ठीक इसी प्रकार जो हमारी गुंबद होती है, जो हमारी मेहराब होती है, ये हम कैसे डिफाइन करते हैं, जब हम किसी भी किले के अंदर पहुंचते हैं और जब वो ऊपर की तरफ देखते हैं, जो वर्क होता है उसको हम मेहराब बोलते हैं। जब भी मोमडन के त्योहार होते हैं तो उसमें बड़ी बड़ी मेहराबें बनाई जाती हैं, काकशीट से आपने देखा होगा, है ना। सर दोनों में अंतर क्या है? किसमें आर्च में और मेहराब में? यस सर। बेटा इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसा मेहराब होता है, अभी देखो मैं वही चीज बता रहा था कि जैसा हमारा आर्च होता है उसी तरह हमारा बोल्ट होता है, उसी तरह हमारा डोम होता है और उसी तरह हमारा छतरी होता है। इन सब में कुछ भी अंतर नहीं होता, बस इनके सब टेक्निकल अलग अलग होते हैं और इनको पढ़ना अलग अलग पड़ता है। कि मतलब आप कैसे जानोगे कि लंबाई, अब क्योंकि जो मेहराब होगा वो भी उसी सेक्शन में, कोनिकल सेक्शन में होगा, सर्कुलर होगा फिर कोनिकल हो जाएगा। जो हमारी छतरी होगी वो भी हमारी उसी शेप में होगी, जो हमारा डोम होगा डोम भी हमारा ऊपर होगा, भाई यूज अलग अलग हो जाता है। अब यूज अलग अलग मैं बताता हूँ, पहले इन सब चीजों को पढ़ना जरूरी है, डिफरेंस मैं लास्ट में बता दूंगा तो क्लियर होगा, अभी बताऊंगा कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसा समझो कि मेहराब जो होता है, तो जब हम किसी भी किले के अंदर पहुंचते हैं, जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो पहले एकदम राउंड होता है, गोल, गोल के ऊपर थोड़ा सा वो कम कोनिकल शेप बनाएगा, फिर धीरे धीरे 1 पॉइंटेड हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा मेहराब कहलाएगा। ये कई टाइप के होते हैं, एक होता है बैरल बोल्ट, एक होता है क्लस्टर होता है, कार्बन होता है, रिग होता है, क्रेन होता है और फ्रेम होता है। इन सब का सिर्फ स्ट्रक्चर पार्ट जब तक नहीं देखोगे तो क्लियर नहीं कर पाओगे, उसको चाहे आप जितना पढ़ो, क्योंकि डिफिनेशन तो उनकी कुछ होती नहीं है। भाई टम्बलर की डिफिनेशन क्या होती है, कोई कंटेनर जिसमें वाटर लिया जा सके। कटोरी की क्या होती है, कोई कंटेनर जिसमें पानी लिया जा सके। थाली की क्या होती है, वही, बस एरिया सबके अलग अलग होते हैं। तो जब तक आप इन सब चीजों की डायग्राम नहीं समझोगे तो आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी, समझ में नहीं। हाँ बस सर, आर्चेज में सर हम ये कह सकते हैं सर ये 2D की तरह होते हैं और ये मेहराब जो वॉल्ट है ये 3D होता है। नहीं 2D 3D पे डायग्राम है, वो तो आप प्रोस्पेक्टिव व्यू है आपका देखने का, कि आप उसको 2D से देख रहे हो कि आप 3D से देख रहे हो। भाई जो आर्च होता है ना, उसमें सेंटर जरूर होता है लेकिन पूरा फ्लेयर्ड आर्च होता है वो, मतलब एक सर्कुलर सेक्शन को बीच से काट दिया जाए तो जो डायग्राम बनेगा सेमी सर्कुलर का, वो आर्च होता है। जो हमारे मेहराब होती है, जो बोल्ट होती है, इसमें पॉइंटेड ऊपर निकला रहता है, मतलब तो ये भी आर्च की तरह है, लेकिन आर्च के बाद जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा कोनिकल शेप में चल जाता है। जैसे आइसक्रीम का कोन होता है ना, तो ऊपर वाला कोन होता है एकदम 1 पॉइंटेड होता है और जैसे जैसे बॉटम में आता जाता है वो एक्सटेंड होता जाता है। तो उसी सर ताजमहल के ऊपर का डोम, ताजमहल के ऊपर का डोम, वो डोम कहलाएगा, उसमें वो डोम कहलाएगा, ये मेहराब कहलाएगा, वो आर्च है और आगे छतरी है, चारों चीजें हैं। डोम का जब उदाहरण होगा, उसका सबसे अच्छा उदाहरण है ताजमहल, लेकिन उसको आप मेहराब नहीं बोल्ट नहीं बोल सकते हो, न उसको आप छज्जा बोल, ना उसको आप छतरी बोल सकते हो, ना तो आप उसको आप क्या बोल सकते हो, आर्च बोल सकते हो।
देखो ऐसे समझो भाई, आर्च जो होता है वो डोर के ऊपर, विंडो के ऊपर, ये हमेशा आर्च का यूज किया जाता है। आर्च का यूज कहाँ होता है? देखो प्रैक्टिकली है, दरवाजे के ऊपर आर्च का होगा, खिड़कियों के ऊपर हो जाता है। जो मेहराब होती है वो हमेशा जो छत की पोर्शन होती है अंदर तक से जो मंदिरों में बनाया जाता है, तो वो सब जो अंदर मंदिरों में होता है उसको क्या बोलते हैं? तो सब जो चीजें अंदर से जो वर्क किया जाता है, स्टोन वर्क या ब्रिक वर्क या कंक्रीट वर्क, वो सारी चीजें आपकी बोल्ट में जाती हैं। इसके फॉर्म बहुत होते हैं। एक बैरल होता है, बैरल कैसा होता है? सेमी सिलिंड्रिकल होता है देखने में फॉर्म में। जो क्लस्टर होता है, क्लस्टर पॉलीगोनल शेप का होता है। तो मतलब इनके शेप अलग अलग होते हैं, जो जब आप डायग्राम देखोगे तो तुरंत क्लियर हो जाएगा। मैं इसके सारे उदाहरण है 1 2 3 4 5 6, मतलब बैरल, क्लस्टर, कार्बल, रिब, ब्रेसन और फॉर्म, इन सब चीजों का मैं जो आपको है मैं फोटोग्राफ में भेज दूंगा, ठीक है? क्योंकि इसमें सर, क्लासिफाइड नहीं करते हैं। हाँ। सर हम ये कह सकते हैं कि जो आर्च होता है वो यूजुअली वॉल्स पे बनाए जाते हैं या वॉल्स के अंदर बनाए जाते हैं, और जो मेहराब होता है या वॉल्स होते हैं वो अंडर बनाया जाता है, छत के जस्ट नीचे। नहीं, छत के नीचे क्यों? इसमें छत ही कहाँ होता है? किसी किले में छत कैसी हो सकती है? अगर मेहराब बना है तो वो तो ऊपर भी हो सकता है, नीचे कहीं भी हो सकता है। भाई आप किसी किले के सामने खड़े हो जाओ, रामनगर किला है, वहां जाके देखना, जो भी बाउंड्री वॉल होगा, जो भी पिलर होंगे, जब पिलर जैसे आप इंटर करोगे ना, जो बरामदा का पोर्शन होगा उसमें जो पिलर होंगे, तो दोनों पिलर के जो बीच में बनाया होगा वो मोस्टली आर्क का यूज किया होगा। जब आप उस बिल्डिंग के अंदर बनोगे, अंदर जाओगे, तो आप देखोगे वहां पे ऊंची ऊंची जो आपका सेंटर पॉइंट होगा ना, उस बिल्डिंग का जो सेंटर पॉइंट होगा, वहां पे एक कुंभज बना होगा। बाहर से देखोगे कुंभज दिखेगा। अगर वो कुंभज से नहीं होता, ये डोम से होगा बाहर से, तो आपको समझ में आएगा कि डोम बना है, मतलब आगरा के ताजमहल के जैसा है। जब उसके अंदर इंटर होगे, जब आप ऊपर देखोगे तो जो सीलिंग में जो भी वर्क हुआ होगा वो आपका मेहराब कहलाएगा। ये वर्ड अलग अलग है, मीनिंग सबका एक। मैं फिर वही चीज दोहरा रहा हूँ और लास्ट तक कहूंगा कि आर्च, बोल्ट, डोम्स और छतरी, इनमें आपको सिर्फ इनके टाइप्स पढ़ना है, और टाइप कोई क्लासिफाइड नहीं है। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि हर चीजों का एंगल अलग अलग है, कोई 1 सेंटर्ड बोलूं, 2 सेंटर्ड बोलूं, 4 सेंटर्ड बोलूं, तो एंगल तो सेम होगी ना भाई। 30 डिग्री के तो चारों होंगे ना, तब तो 120 में बनेगा भाई। 45, मतलब कुछ भी एंगल आप कुछ भी रख लो, 1 सेंटर्ड में बराबर उतना होगा, मतलब 1 सेंटर्ड मतलब 90 डिग्री मान लो, 2 सेंटर्ड मान लो, तो 4 5 इधर सेंटर से डिडक्ट करके 4 5 इधर 4 5 इधर, मतलब कहने का कि दोनों चीजें सेम होंगी। क्लियर? तो इनके आपको टाइप से जब तक आप नहीं पढ़ोगे क्लियर नहीं होगा, और इसको समझाने का और कोई तरीका है नहीं, क्योंकि इस चीजें फिक्स है। टम्बलर, बाउल में क्या डिफरेंस होता है? गहरे दोनों होते हैं, बस एरिया का थोड़ा बहुत अंतर होता है। टम्बलर, ग्लास में और कटोरी में क्या फर्क होता है? ग्लास कटोरी में क्या फर्क होता है? दोनों लगभग एक जैसी ही होती है, बस उसका एरिया बड़ा होता है। ग्लास का कोनिकल फ्लक्स होता है, उसमें नीचे जो होता है फ्लैट होता है, वो बराबर होता है। और होते तो दोनों गोल ही हैं, और होते दोनों कंटेनर हैं। पानी में दोनों पी सकते हैं, कटोरी में पानी पी लोगे, टम्बलर में पी लोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। कहने का मतलब इन सब चीजों को पढ़ने के लिए बोल्ट, सिलेबस है, यहाँ ये है आर्च में, बोल्ट में, डोम में और छतरी में पढ़ाने जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इनके क्लासिफिकेशन है। बस 3 चीजों में है। एक तो बता दिए नंबर ऑफ आर्च, ये नंबर ऑफ पॉइंटेड किस तरह होंगे, एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा हो गया वर्कमैनशिप, और तीसरा क्या हो गया, किस मटेरियल के बने हुए हैं, या तो वो स्टोन वर्क होगा, या तो वो ब्रिक वर्क होगा, या तो वो कंक्रीट वर्क होगा। और इस तीनों चीजों को पढ़ाने जैसा कुछ भी नहीं है। बोल्ट का मतलब मेहराब होता है। ये कहो कि ऐसा कोई आर्च जो ब्रिक या स्टोन से बनाया जाता है जो सिर्फ रूप में यूज होता है, ये स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, कंसिस्ट कहन करता है, उसके अरेंजमेंट में कंसिस्ट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके टाइप्स की। बैरल, क्लस्टर, कॉर्बल, ग्रिप, फ्रेम, फैन, ये पांचों के पांचों में उठा के आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। एक बार फिगर देख लोगे तुरंत क्लियर कर दोगे। नेक्स्ट टॉपिक है डोम। डोम मतलब गुंबद। वो था बोल्ट मतलब मेहराब, डोम मतलब गुंबद। गुंबद का इसको 4 चीजें बोलते हैं। ये तो इमारत की गोल मेज बोलते हैं,
जो भूल छत बोलते हैं इमारत की, जितनी भी तहसीलें हैं, तहसील है ना बनारस में भी आपके लिए छोटी मोटी तहसीलें, तहसीलों में देखो एक गोल गोल सनसेट भी बनाया जा सकता है, जिससे भी पानी की रोशनी भी आती रहे, पानी भी नीचे न गिरे, प्रॉपर लाइटिंग के लिए ये सब बनाया जाता है। तहसीलों में गुंबद बनाए जाते हैं, डोम बनाए जाते हैं। सर ध्यान तो नहीं, लेकिन फ्लैट रहता है सर, वो कैसे देख रहे हैं? कोर्ट बिल्डिंग के ऊपर भी रहते हैं। हाँ, कोर्ट बिल्डिंग के ऊपर रहते हैं। बताया ना, मेनली सनसेट के लिए होता है, इसलिए इसको ऐसी जगह में प्रोटेक्ट किया जाता है जहाँ पे एरिया बड़ा होता है और चारों तरफ से बंद रहता है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। तो पहले इतनी लाइट तो प्रॉपर हुआ नहीं करती थी, तो जो सनलाइट हुआ करती थी इसको किस तरह अंदर तक ले जाए, इसलिए वहां पे गुंबद बनाए जाते थे। ठीक है, अब देखो इसका यूज है बता रहा हूँ। गुंबद बनाने का मतलब सिर्फ ये होता था कि सनसेट एयर वापस से वहां पे पहुंचे, लाइट और एयर वहां पे प्रॉपर आसानी से पहुंची जा सके। अगर बात करें मेहराब का यूज क्या हुआ करता था, क्यों मेहराब ऐसा बनाया जाता था, क्योंकि जो धूप की रोशनी हुआ करती थी, ये तो जो प्रकाश की ये लाइट की इंटेंसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी होती है? पार्डन सर, किस चीज की इंटेंसिटी आप पूछ रहे लाइट लाइट में किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है? सिंपल सा सवाल है, घुमाने वाला तो है नहीं। लाइट में इंटेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, किस कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होती है? रेड कलर की। रेड कलर की होती है। सबसे कम किसकी होती है? वॉयलेट। ओके, तो ये कैसे डिपेंड करते हैं? हमें पानी नीला क्यों दिखाई देता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? पानी नीले कलर का होता है क्या? नो सर। तो पानी तो फिर नीला क्यों दिखाई देता है? स्क्रैचिंग ऑफ लाइट, तो मतलब किससे होता है? स्क्रैचिंग ऑफ लाइट से। इसी तरह क्लियर होता है कि पानी हमको नीला दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार जो हमारे बोर्ड बनाए जाते हैं, इनका भी उद्देश्य होता है, जो इनका सेंटर पॉइंट होता है वो सबसे ऊपर होता है, उसके बाद थोड़ा सा कोनिकल शेप होता है, फिर सीधा होता है, फिर कोनिकल। तो जितना घुमावदार बनेगा उतना ज्यादा जो सूर्य की इंटेंसिटी जो लाइट होगी उतना कम इम्पैक्ट करेगी उसमें। अगर सिंपल शेप दीवार बना दोगे और एक टेढ़ी मेढ़ी दीवार बनाओगे जो बार बार मुड़ रही हो, फिर सीधी हो, फिर फ्लैट हो, फिर स्ट्रेट हो, फिर फ्लैट हो, तो इन अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि जहाँ पे हम रह रहे हैं इससे जितनी हाइट में हमारा छत होगा, मतलब टेरेस हमारा जितनी हाइट पे होगा उतनी कम गर्मी हमको एक्सेस्ट करेगी। अगर हमें कम गर्मी रखना, इसलिए आदमी फॉल सीलिंग बनाता है। फॉल सीलिंग का मतलब, फॉल सीलिंग समझते हो? यस सर। फॉल सीलिंग का मतलब सिंपल सा दो छत, एक छत कंक्रीट की हो गई, उसके नीचे एस्बेस्टस की बना लो, या तो पॉलिस्टर की आती है, जिप्सम की आती है, या तो इसकी फाइबर की आती है, किसी की भी आप बना लो जिसको आपको फिट लगे। इनका उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ गर्मी को कम करना, और इनका कोई उद्देश्य अच्छा लगना ये गलत का प्रकार है। उसको बनाने का मतलब सिर्फ ये होता है कि उस छत की फ्लोरिंग से एक नीचे और एक लेयर बना दी जाती है जो हमें कम गर्मी देती है। तो पहले की जो बिल्डिंग हुआ करती थी वो अक्सर इतनी ऊंची ऊंची छत पे बनाई जाती थी, 20-20, 15-15 फुटों में छत डाली जाती थी, क्योंकि उनका उद्देश्य मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का नहीं हुआ करता था, उनको एक ही बिल्डिंग बनानी पड़ती थी। तो जितना ऊपर हाइट छत की लेयर रहेगी या बीम पड़ेगी या तो छत बनेगा वही रोशनदान रहेगा, तो इतनी कम गर्मी इनको हमारे नीचे तक आएगी। ठीक है, ओके सर। तो हम अपने घरों में गुंबद नहीं बनाते तो अलग का विषय है, लेकिन आज भी जहाँ पे बहुत गर्मी होती है या जिस ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बहुत पानी होता है, जहाँ पे लाइट की समस्याएं होती है, वहाँ आज भी आदमी बिल्डिंग को एक ओरिएंटेशन बिल्डिंग के रूप में बनाता है। मतलब जब भी कोई इंजीनियर बिल्डिंग कंसिस्ट करता है तो सबसे पहले वहाँ पे मिट्टी स्क्वायर जिस तरह टेस्ट करता है, ठीक इस तरह वहाँ के लोकेशन और एरिया को भी समझता है कि क्या हम ऐसी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं जहाँ पे हमें लाइट प्रॉपर मिलेगी कि नहीं। अगर नहीं मिलेगी तो हमको प्रॉपर लाइट की जो लाइट को प्रॉपर ओरिएंटेशन में लाइट देना पड़ेगा। हो सकता है वहाँ हमें प्रॉपर जितने भी बाथरूम में वाटर प्रोसेस का मतलब समझते हो? वाटर प्रोसेस WC का मतलब
वाटर क्लॉसेट आवाज आ रही है? सर पानी के फुहारे। और कोई बताए? सर वाटर रिलेटेड जो जगह है जैसे वॉशरूम्स हो गए, ये सारी चीजें। ओके, तो वाटर क्लॉसेट मतलब से बात करनी समझे, ठीक है। वॉशरूम इसी का शॉर्टकट होता है वाटर क्लॉसेट, WC। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ड्राइंग हो गया। तो हमें वो सारी चीजें बनानी पड़ती है वहां पे। आलोक सर और सर अगर यहाँ पर हूँ तो क्या क्लास में कंटिन्यू करूँ या क्लास आप चाहे तो समाप्त कर सकते हैं, और समय भी हो गया है। और क्या है कि जो क्लास की जो कला होती है उसको बीएड वगैरह जो पढ़ते हैं, एक शब्द का पेडागॉगी कहते हैं, पेडागॉगी। तो कैसे बच्चे पढ़ाया जाए कि समझ में आ जाए। एक सीमा से अधिक लोड देने पर वो दिमाग से स्लिप करने लगता है बच्चों को। बिल्कुल, यद्यपि आपने इतना अच्छे तरह से सब चीजों को बताया है, तो फिर बच्चे भी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि सब समझ में आ गया होगा सबके। नहीं भी आया होगा तो आपने सब बताया कि हम सबको भेज देंगे फिगर। हाँ, मैं अभी आपको भेज दूंगा। तो फिर ये लोग अपना एक जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी डिस्कस कर सकते हैं। सर स्टूडेंटों से पूछ लीजिए कि अगर उनकी इच्छा हो तो, जैसे टॉपिक ज्यादा बच्चे नहीं थे, कम ही थे, लेकिन अगर उनकी इच्छा नहीं होती तो कोई जरूरी नहीं। हाँ, तो बच्चे लोग तो हम देख रहे हैं कि ये लोग तो इंटरेस्टेड होंगे ही। बताइए भाई कि अभी सब क्लास में या यहाँ पर समाप्त करें? आप समाप्त के 1 घंटा हो गया, आप लोग डिपेंड करो। 1 घंटा हो गया है। हमारे समझ से यही होता है कि 1 घंटे के बाद बच्चों को थोड़ा रेस्ट होना चाहिए। हाँ, तो या रेस्ट हो, या ये लोग खुद उसको फिर थोड़ा होमवर्क करें। और घर पर भी, क्योंकि घर पर बैठे हैं तो अपना काम करेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे रीडिंग मटेरियल्स वगैरह आप अगर दे देंगे तो ये लोग बहुत उसके सारा आधार मैं पर। आज ही इनको दूंगा ताकि मैं भी क्या है कि मैंने देखा कि लेक्चर के बाद मैं भी अपना डेली लेक्चर लेता था अपने MA के हिस्ट्री का। तो उसके बच्चों को लेक्चर देने के बाद फिर मैं उनको बहुत वर्क दे देता हूँ, ये करके ले आइए। तो उससे इस पर रिसेप्टिबिलिटी क्या होती है कि मैंने 100 बच्चे अगर हमारे क्लास में है तो 30 बच्चे जो है उसका जवाब देते हैं, बाकी सब मौन रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि चलिए मौन है कोई बात नहीं, पढ़े, जिनका पढ़ने का मन होगा पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने का मन होगा नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हमारे यहाँ के ये बच्चे हेरिटेज मैनेजमेंट वाले बड़े ही जिज्ञासु है, पढ़ने में लगते हैं। हाँ, नहीं है सब अटेंटिव बच्चे हैं, और इन लोगों को लगता है कि नहीं हम एक ऐसी डिसिप्लिन पढ़ रहे हैं जो एकदम नई डिसिप्लिन। बहुत से विश्वविद्यालय में, बहुत कम विश्वविद्यालय में हिंदुस्तान के हेरिटेज मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है। विदेशों में भी बहुत कम पढ़ाया जाता है, लेकिन इसका बहुत धीरे धीरे यूज बढ़ता जा रहा है। सर, इसीलिए मैंने पूछ लिया, नहीं सर आगे बढ़ाता तो पता नहीं चलता, इसलिए मैंने सोचा पहले पूछ लिया। नहीं तो अब ये है कि बच्चे लोगों से ऐसे पूछ लिया जाए। क्या भाई बताइए, आपको क्लास यही समाप्त किया जाए या आगे चले? बोलिए सर। आपने एक न्यूमेरिकल कहा था लास्ट में बताने के लिए, लास्ट में बता दें। ओके, ठीक है, बता दीजिए। और कोई बोलना चाहे तो? सर कंप्लीट कर दीजिए। क्या चीज होता है? सर अभी जो आप आर्च और फिर डोम फिर बोल्ट और छतरी ये बता रहे थे, क्योंकि ये सारी चीजें एक जैसी हैं, तो एटलीस्ट ये वाली टॉपिक कंप्लीट कर दीजिए। सर मैं कह रही थी कि अगर आप जो है एक नया ग्रुप बना लेते हैं हम लोग का, तो आप वहाँ पे सारे नोट शेयर कर दीजिएगा जिसमें हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत परफेक्ट बात कही आपने, बहुत सुंदर बात कही। आप ऐसा करो, एक ग्रुप बना लेना, तो उसमें क्या है कि आज ही मैं सारी चीजों के आपको नोट्स भेज दूंगा, और नोट्स बनाने के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, हम इस क्लास को एक्सटेंड करते हैं, मतलब आज यहीं से खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। इस क्लास में कुछ ज्यादा चीजें डिस्कस कर लेंगे, और तब तक आपको एक वर्क भी दे देंगे काम करने के लिए ग्रुप में। तो क्या होगा, जब मतलब फर्स्ट यूनिट से अभी 3rd यूनिट मैंने पढ़ाया है, तो 3rd यूनिट का लगभग आधा पोर्शन हो गया, तब तक आप इसका नोट भी बना लोगे। तो नेक्स्ट क्लास जब आओगे तो ये चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो सारी चीजों को मैं फोटो क्लास भेज दूंगा, तो आप फिर मुझे खुद ही बोलोगे कि सर आप डिफाइन मत कर, ये क्लियर हो रहा है मुझे, ठीक है? ओके सर, हाँ, ये बढ़िया ऑप्शन है। मैं सारे नोट्स आज ही भेज देता हूँ, बस आप लोग नोट्स बना लेना, नेक्स्ट क्लास में सारे नोट्स कर रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। और तभी न्यूमेरिकल पोर्शन भी मैं सॉल्व करा दूंगा, या ग्रुप में मैं उसका वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है? ओके सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, ग्रुप बना देते हैं, आपको ऐड कर देते हैं, आपके रिलेटेड, आपके पेपर से रिलेटेड है वो आप शेयर कीजिए। क्या चीज?
ये कह रहे हैं कि ग्रुप बना देते हैं, ऑलरेडी एक ग्रुप इन बच्चों का बना हुआ है। तो उसमें सर को जोड़ दीजिएगा, एक ग्रुप आपने बनाया है जो कि इसी हेरिटेज मैनेजमेंट के थर्ड सेमेस्टर के बच्चों का अलग से ग्रुप बना हुआ है। हाँ, तो उसमें उसी में सर मैं आप जोड़ दीजिएगा और उससे भी जो है इनको पता चल जाएगा। और ठीक है सर, फिर आप ठीक है, फिर बहुत बहुत आपको बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, शुभकामनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और आज का लेक्चर बहुत जबरदस्त रहा, कल के लेक्चर को एक्सप्लेन करने वाला रहा। और ये बच्चे थोड़ा भी मेहनत करेंगे तो बहुत सी चीजें मैंने देखा कि इंटरनेट पर अवेलेबल है, वहां से कर सकते हैं, आप नोट्स भी दे सकते हैं। नहीं, मैं तो दूंगा। हाँ, और उनको अगर थोड़ा भी अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो उनको सब समझ में आ जाएगा कि लिंटल क्या है और उसका जो बेस क्या है। जो भी कुछ भी आपने बताया शुरुआती दौर में, जो भी बातें आपने उठा के रखा कि कैसे कैंटिलियर वगैरह जो भी बताया आपने कि किस तरह से पहचान करेंगे कि किस प्रकार का यहाँ पर है, कैसे बाहर निकला हो, तो ये सब बच्चे देख लेंगे, चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आलोक जी अपना धन्यवाद ज्ञापित करिए और ऐश्वर्या फिर आप अंत में बोलिएगा। आलोक जी बोलिए आप और फिर ऐश्वर्या बोले और फिर उसके बाद क्लास समाप्त किया जाए। तो पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सर कि आपने हम लोगों के साथ इस सेशन तक 1 घंटे तक जुड़े रहे। और धन्यवाद है इंजीनियर रवि द्विवेदी जी का कि इतना मार्वलस क्लास लिया बच्चों का। बच्चे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास में जुड़े रहे। और क्योंकि बीच बीच में जो भी एक्टिविटी आप कराते रहते कि बोलिए पूछिए ये सब चीजें, इससे क्लास की कनेक्टिविटी को आप बनाए रखते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। और थैंक यू सो मच 1 घंटा समय देने के लिए। बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही जिसे कहा जाए कि नॉलेजेबल लेक्चर, नॉलेजेबल। ऐश्वर्या आप बताइए। So thank you so much for this class. और सर उसके अलावा जितने भी आपने छोटी छोटी चीजें ऐसे समझाई बताई और बहुत सारे कंफ्यूजन भी क्लियर किए, क्योंकि हमें अभी तक यही लगता था डोम्स हो गए और वॉल्स हो गए वो शायद एक होता हो, तो अलग अलग चीजें आपने क्लासिफाई करके बता दी, तो वो चीज हो गया। और सर बाकी जो चीजें क्लियर नहीं हुई है वो आप या तो नेक्स्ट क्लास में कर दीजिएगा या उसके नोट्स सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स जो आपने बताए वो एक भी नहीं समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में वो सभी लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे, सर जो भी पढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल। सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, सर वीडियो ऑन करके आप लाइवली दिखाकर प्रैक्टिकल या कोई भी चीज जैसे नोट्स या कुछ लिख रहे हैं या बना रहे हैं या डायग्राम ही बना रहे हैं तो देखेंगे। और सारे स्टूडेंट्स लोग भी अपना वीडियो ऑन करके देखेंगे। और ठीक है, तो यहीं पे मैं धन्यवाद को एंड करने की इजाजत चाहता हूँ गुरुदेव से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। गुड डे सर।